ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग लाइव जुड़ जाइए। आपके एग्जाम यानी कि एसएससी, रेलवे, बिहार दरोगा, बीपीएससी या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। आइए देखते हैं आज का सबसे पहला सवाल। तो आज का सबसे पहला सवाल है दोस्तों, सबसे पहला सवाल है कि दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है। याद रखिएगा कि दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है, तो दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा लैक्टिक एसिड। ठीक है, यानी कि दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है, तो लैक्टिक एसिड दूध के फटने पर उत्पन्न होता है। अगर हम बात करते हैं कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो याद रखिएगा विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी जो है दोस्तों, विटामिन सी याद रखिएगा, विटामिन सी जो है ये दूध में नहीं पाया जाता। अगर हम बात करते हैं विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। याद रखिएगा एस्कॉर्बिक। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड जो है ये विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। अगर हम बात करते हैं कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, याद रखिएगा कि विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी होता है। कौन सा रोग होता है दोस्तों, तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, अस्कर्वी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, अस्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है दोस्तों, तो याद रखिएगा आंवला जो है ये विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है। ठीक है, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि जल में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो बी और सी, ये जल में घुलनशील विटामिन है, बी और सी। वसा में घुलनशील विटामिन पूछेगा आपसे, जैसे कि जल में घुलनशील विटामिन, याद रखिएगा विटामिन बी और सी, ये जो बी और सी है ये जल में घुलनशील विटामिन है। और वसा में घुलनशील कौन सा है दोस्तों, वसा में जो घुलनशील विटामिन है वो है ए, डी, ई, के। याद रखिएगा विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन है, और विटामिन बी और सी जो है ये जल में घुलनशील विटामिन है। अगर हम बात करते हैं कि दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है, तो लैक्टिक एसिड दूध के फटने पर उत्पन्न होता है। अगर हम बात करते हैं कि अगर हम बात करेंगे कि ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है, टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में पाया जाता है। आपको ध्यान रखना है कि टमाटर में, ठीक है, टमाटर में कौन सा पाया जाता है दोस्तों, ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड, ठीक है, दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है, लैक्टिक एसिड। अगर हम बात करते हैं कि मैलिक, ठीक है, ये मैलिक होगा, मैलिक। ठीक है, मैलिक एसिड पाया जाता है किसमें, तो सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है दोस्तों, मैलिक एसिड सेब में पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं लाल चींटी, याद रखिएगा कि फॉर्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है, यानी कि लाल चींटी में। ठीक है, लाल चींटी, ठीक है, लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों, तो फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी में पाया जाता है। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सवाल क्या था कि दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है, तो दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है, लैक्टिक एसिड। ठीक है, आपको ध्यान देना है। कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है, तो विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, अस्कर्वी रोग होता है। आपको ध्यान देना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। अगर हम बात करेंगे विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, आंवला जो है ये विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। ठीक है, सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है, सेब में आपको ध्यान रखना है। फॉर्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है दोस्तों, तो लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं कि लैक्टिक एसिड ये दूध के फटने पर उत्पन्न होता है। ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन बी और सी जो है जल में घुलनशील विटामिन है, और ए, डी, ई के जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, दूसरा नंबर सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। याद रखिएगा 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 28 दिसंबर 1885 को किसका स्थापना हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। अगर हम बात करते हैं कि इसका स्थापना कब हुआ था दोस्तों, तो 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। संस्थापक कौन था, याद रखिएगा संस्थापक था ए ओ होम। याद रखिएगा ए ओ होम। ठीक है, ए ओ होम जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। अगर हम बात करते हैं कि स्थापना कब हुआ था, 28 दिसंबर 1885 को। अगर हम बात करेंगे कि इसकी अध्यक्षता किसने किया था, याद रखिएगा जो इस समय यह स्थापना हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किया था दोस्तों, अध्यक्षता किए थे। अगर हम बात करेंगे अध्यक्षता किसने किया था, अध्यक्षता किसने किया था, बोमेश चंद्र बनर्जी। याद रखिएगा बोमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों बोमेश चंद्र बनर्जी जो है ये अध्यक्षता किए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि 16 अप्रैल 1853, ठीक है, याद रखिएगा कि 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को क्या हुआ था, याद रखिएगा प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी। 16 अप्रैल 1853, यानी कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी, 16 अप्रैल 1853 को प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी भारत में। याद रखिएगा प्रथम रेलगाड़ी, ठीक है, प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी कहां,
भारत में, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? 16 अप्रैल 1853 को। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। अगर हम बात करते हैं कि किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, याद रखिएगा। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी। कहां से कहां तक? मुंबई से थाने के बीच। ये भी ध्यान रखना है, कहां से कहां तक? तो मुंबई से थाने के बीच, ये आपको ध्यान रखना है। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से थाने के बीच प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी। कहां से कहां तक? मुंबई से थाने के बीच। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ दोस्तों? तो 13 अप्रैल 1919 को किसका स्थापना हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड का स्थापना हुआ था, याद रखिएगा। सॉरी, 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्या हुआ था दोस्तों? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालिया बाग वाला हत्याकांड, याद रखिएगा। जालिया बाग वाला हत्याकांड कब हुआ था? जालिया बाग वाला जो हत्याकांड वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, याद रखिएगा। हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों? 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, याद रखिएगा। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहां हुआ था? पंजाब के अमृतसर में हुआ था, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। अगर हम बात करते हैं कि 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ था? तो चौरा चौरी कांड हुआ था, याद रखिएगा। कि चौरा चौरी कांड, ठीक है। चौरा चौरी कांड कब हुआ था दोस्तों? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें 22 लोग मारे गए थे। कितने लोग मारे गए थे? 22 लोग मारे गए थे। ये कहां हुआ था? तो गोरखपुर में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। गोरखपुर, ठीक है। गोरखपुर यानी कहां पड़ता है? यूपी। आपको ध्यान रखना है कि गोरखपुर यूपी में 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। सवाल क्या था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? ये हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। आपको ध्यान रखना है कि 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। किसने किया था? संस्थापक कौन थे? ए ओ होम। इसका अध्यक्षता किसने किया था दोस्तों? बोमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। अगर हम बात करते हैं कि 16 अप्रैल 1853 को क्या हुआ था? तो प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी भारत में। कहां से कहां तक? मुंबई से थाने के बीच। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। अगर हम बात करते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहां हुआ था? पंजाब के अमृतसर में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर ने दिया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ था। कहां हुआ था? गोरखपुर यूपी में हुआ था, जिसमें 22 लोग मारे गए थे। अगला देखते हैं 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल है कि प्राचीन नालंदा, ठीक है, याद रखिएगा कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था? याद रखिएगा कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है दोस्तों? कुमारगुप्त। याद रखिएगा, कुमारगुप्त जो थे, ये कुमारगुप्त आप देख रहे हैं, कुमारगुप्त ये प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि धर्मपाल, याद रखिएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। याद रखिएगा दोस्तों कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ठीक है, याद रखिएगा, विश्वविद्यालय। अगर हम बात करते हैं कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ये थे दोस्तों धर्मपाल, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। अगर हम बात करते हैं कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त प्रथम जो थे, ये प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है दोस्तों? भारत का नेपोलियन। याद रखिएगा कि भारत का नेपोलियन, ठीक है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यह भी आपको ध्यान रखना है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे दोस्तों? कुमारगुप्त। धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? धर्मपाल जो थे, ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपके सामने 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? याद रखिएगा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था दोस्तों भगत सिंह। अगर हम बात करते हैं भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। याद रखिएगा कि भगत सिंह, ठीक है, भगत सिंह और सुखदेव, भगत सिंह, सुखदेव, ठीक है दोस्तों, सुखदेव और राजगुरु। याद रखिएगा भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? याद रखिएगा कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो फांसी दिया गया था वो 23 मार्च 1931 में दिया गया था। कब दिया गया था? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया गया था। अगर हम बात करते हैं कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस ने क्या नारा किसने दिया था? यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। याद रखिएगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगर हम बात करते हैं कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। महात्मा गांधी
क्या नारा दिया दोस्तों? करो और मरो का नारा दिया था, याद रखिएगा, करो और मरो। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दिए थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को हुआ था, याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। उसी के दौरान महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दिए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो, याद रखिएगा, लॉर्ड लिनलिथगो जो थे, ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय थे। अगर हम बात करते हैं कि बाल गंगाधर तिलक, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, याद रखिएगा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, का कथन किसका है? यह बाल गंगाधर तिलक का। ठीक है, सवाल क्या दोस्तों कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह दिए थे, याद रखिएगा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, तू मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, याद रखिएगा। उसके बाद फिर है महात्मा गांधी करो और मरो का नारा दिए थे, किस आंदोलन के दौरान? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। जो भारत छोड़ो आंदोलन, याद रखिएगा, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 9 अगस्त 1942 को हुआ था। कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दिए थे, ये आपको ध्यान रखना है। ये कहां हुआ था? ये हुआ था मुंबई, याद रखिएगा, कहां हुआ था दोस्तों? मुंबई में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल है कि भगवान बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश कहां दिए थे? याद रखिएगा कि भगवान बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में, याद रखिएगा, भगवान बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश कहां दिए थे? सारनाथ में सबसे पहला उपदेश दिए थे। सबसे ज्यादा उपदेश कहां दे दिए थे दोस्तों? तो श्रावस्ती, याद रखिएगा, श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश। ठीक है, सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिए थे? सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिए थे दोस्तों? श्रावस्ती में, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा कि श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, याद रखिएगा, इनकी मृत्यु, तो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था, याद रखिएगा, 483 ईसा पूर्व। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी, किनकी? तो किनकी? गौतम बुद्ध की। कहां हुआ था? कुशीनगर में हुआ था, यह भी आपको ध्यान रखना है। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा, कब हुआ था दोस्तों? तो 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी कहां पड़ता है वर्तमान में? वर्तमान में नेपाल में पड़ता है, याद कहां पड़ता है? नेपाल। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों कि भगवान बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश कहां दिए थे? सारनाथ में दिए थे। सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। लुम्बिनी जो नेपाल में पड़ता है वो 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इनका जन्म कब हुआ था? इनका जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ईसा पूर्व। ठीक है, 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। अगर हम बात करते हैं इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, 483 ईसा पूर्व। अगर हम बात करते हैं कि इनके बचपन का क्या नाम था? इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ, याद रखिएगा, इनके जो बचपन का नाम था गौतम बुद्ध के, क्या नाम था? सिद्धार्थ, जो इनके बचपन का नाम था। अगर हम बात करते हैं इनका बेटा एक था दोस्तों, किनका? तो गौतम बुद्ध का, उसका नाम क्या था? राहुल था, आपको ध्यान रखना है। इनके माता का क्या नाम था? इनके माता का नाम था माया देवी। किनके माता का नाम? तो गौतम बुद्ध के माता का नाम माया देवी था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, ये इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में घर को त्याग दिया था। इनका जो विवाह हुआ था, किनका विवाह? गौतम बुद्ध के, कब हुआ था? तो 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हो गया था। अगर हम बात करते हैं इन्होंने घर को त्याग दिया था, घर को कब त्याग किया था दोस्तों? तो त्याग किए थे 29 वर्ष की अवस्था में, याद रखिएगा, 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर को त्याग कर दिए थे बिना किसी को बताए। ठीक है, बिना किसी को कहे गौतम बुद्ध घर को त्याग कर दिए थे, कब? 29 वर्ष की अवस्था में। उसके बाद इन्होंने 35 यानी कि 6 साल तक कड़ी तपस्या के बाद 35 साल में यानी कि निरंजना नदी किनारे पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। इनको गौतम बुद्ध को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सवाल था कि भगवान बुद्ध सबसे पहला उपदेश कहां दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती, कुशीनगर में इनकी मृत्यु और लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल है कि सतलज, चिनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? ठीक है दोस्तों, सवाल क्या है कि सतलज, चिनाब और रावी जो है यह निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? ये दोस्तों सिंधु नदी की। किसकी है? ये सिंधु नदी की सहायक नदी। अगर हम बात करते हैं कि सिंधु नदी कहां से निकलती है, तो सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। सिंधु नदी की जो लंबाई दोस्तों कितनी है? ये 2880 किलोमीटर है। कितना है? सिंधु नदी की जो लंबाई है कितना? 2880 किलोमीटर। अगर हम बात करते हैं कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है दोस्तों?
25 किलोमीटर। अगर हम बात करते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर। अगर हम बात करते हैं कि गोदावरी नदी की लंबाई कितना है, तो 1465 किलोमीटर। अगर हम बात करते हैं गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है दोस्तों, 1465 किलोमीटर। देखिए सवाल क्या था कि सतलज, चिनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं, तो ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। अगर हम बात करते हैं कि सिंधु नदी कहां से निकलती है, तो सिंधु नदी निकलती है दोस्तों ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। याद रखिएगा, तिब्बत के मानसरोवर झील, ठीक है, मानसरोवर झील, याद रखिएगा, तिब्बत के मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकलती है, सिंधु नदी, ठीक है। और सबसे पहले ये लद्दाख में प्रवेश करती है, आपको ध्यान रखना है, ये भारत के सबसे पहले लद्दाख में प्रवेश करती है सिंधु नदी, ठीक है। भारत जो है सिंधु नदी का मात्र 20% पानी यूज करता है, ये आपको ध्यान रखना है। और बाकी जो 80% पानी है वो कौन सा यूज करता है, ये पाकिस्तान यूज करता है। कौन करता है दोस्तों, पाकिस्तान 80% पानी यूज करता है सिंधु नदी का, और 20% पानी कौन यूज करता है, भारत यूज करता है, ठीक है। उसके बाद सिंधु नदी अरब सागर में जाकर गिर जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं गंगा नदी बारे में, तो गंगा नदी की लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, आपको याद रखना है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद गोदावरी नदी कहां से निकलती है दोस्तों, गोदावरी नदी निकलती है त्रिमकम, यानी कि नासिक से निकलती है, महाराष्ट्र के नासिक से। कहां से निकलती है, नासिक से निकलती है कौन, गोदावरी नदी। इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। गोदावरी नदी को विरध गंगा कहा जाता है, याद रखिएगा, गोदावरी नदी को विरध गंगा कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है, विरध गंगा कहा जाता है, याद रखिएगा। विरध गंगा किसे कहा जाता है दोस्तों, तो गोदावरी नदी को विरध गंगा कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है, दक्षिण की गंगा ये कहा जाता है गोदावरी नदी को, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से, और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है, सांगपो कहा जाता है, याद रखिएगा। और ब्रह्मपुत्र नदी सबसे पहले भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, उसके बाद असम में प्रवेश करती है, और असम में माजुली द्वीप बनाता है, याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों ये ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, जमुना के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, ठीक है। तो ये था 6 नंबर की सतलज, चिनाब और रावी जो है निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं, ये सिंधु नदी सहायक नदी है, ठीक है। इसका 2 और सहायक नदी है, एक ब्यास हो जाएगा दोस्तों, ब्यास भी है सहायक नदी किसका, सिंधु का। उसके बाद एक झेलम भी है, कौन से दोस्तों, झेलम, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। याद रखिएगा, भारत का जो वर्तमान राष्ट्रपति कौन है दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू, याद रखिएगा। वो किसे अपना त्यागपत्र सौंपता है, वो सौंपता है मुख्य न्यायाधीश को। याद रखिएगा कि वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है, आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों, तो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है दोस्तों यू ललित, याद रखिएगा, यू ललित, याद रखिएगा, ललित, ठीक है। यू ललित जो है ये वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है, 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। वर्तमान में 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन है, यू ललित, ठीक है। सवाल क्या है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, वो सौंपता है दोस्तों मुख्य न्यायाधीश को। याद रखिएगा, मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है। अगर हम बात करते हैं वर्तमान में गृह मंत्री कौन है दोस्तों, तो अमित शाह जो है ये वर्तमान में गृह मंत्री है, याद रखिएगा, अमित शाह जो है वर्तमान में गृह मंत्री है। अगर हम बात करेंगे कि वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, तो वेंकैया नायडू, याद रखिएगा, वेंकैया नायडू जो है वर्तमान में, नायडू ये कौन है दोस्तों, वर्तमान में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति है। अगर हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी, ठीक है दोस्तों, नरेंद्र मोदी वर्तमान में प्रधानमंत्री है भारत के। अगर हम बात करेंगे कि मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में, यू ललित जो है वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है, और गृह मंत्री कौन है दोस्तों वर्तमान में, अमित शाह। अगर हम बात करते हैं कि भारत के राष्ट्रपति यानी वर्तमान भारत के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू, याद रखिएगा, द्रौपदी मुर्मू जो है ये वर्तमान में भारत के कैवे राष्ट्रपति है, तो 15वें राष्ट्रपति है, याद रखिएगा। ये आदिवासी महिला है दोस्तों, याद रखिएगा, ये कैसी महिला है, तो ये आदिवासी महिला है। अगर हम बात करते हैं कैसी महिला है, आदिवासी, कौन सी आदिवासी महिला है, तो ये संथाल एक कोई जनजाति है जो आदिवासी है, संथाल है दोस्तों, कौन,
तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अगर हम बात करते हैं कि ये कहाँ के रहने वाले दोस्तों, ये उड़ीसा के रहने वाली है, याद रखिएगा उड़ीसा के मयूरभंज जिला, ठीक है, उड़ीसा के मयूरभंज जिले के रहने वाली है कौन, द्रौपदी मुर्मू, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो सवाल था कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, तो वो सौंपता है दोस्तों मुख्य न्यायाधीश को, याद रखिएगा मुख्य न्यायाधीश को। भारत का राष्ट्रपति जो है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, मुख्य न्यायाधीश को। अगर हम बात करते हैं कि वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और वर्तमान के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो 15वीं राष्ट्रपति है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 8 नंबर सवाल। 8 नंबर सवाल है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, याद रखिएगा टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था दोस्तों, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, याद रखिएगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। अगर हम बात करते हैं कि चार्ल्स बैबेज, याद रखिएगा कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है दोस्तों, कंप्यूटर का, याद रखिएगा कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है दोस्तों, कंप्यूटर का जो आविष्कारक है, कंप्यूटर का आविष्कार कौन है दोस्तों, चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का आविष्कारक कहा जाता है, याद रखिएगा कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है, चार्ल्स बैबेज, कंप्यूटर, ठीक है, याद रखिए कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है, चार्ल्स बैबेज। अगर हम बात करते हैं कि अल्फ्रेड नोबेल के याद में ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, और नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत है दोस्तों कब से हुआ था, ये 1901 में हुआ था। यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, याद रखिएगा कितने क्षेत्रों में दिया जाता है दोस्तों नोबेल पुरस्कार, ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। अगर हम बात करते हैं कि अल्फ्रेड नोबेल ने ही डायनामाइट का आविष्कार किया था, डायनामाइट, ठीक है, याद रखिएगा कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था दोस्तों, तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। अल्फ्रेड नोबेल के याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, और नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी ये 1901 में हुआ था, और नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अगर हम बात करते हैं कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये पेनिसिलिन का खोज किया था, याद रखिएगा कि पेनिसिलिन, याद रखिएगा दोस्तों कि पेनिसिलिन की खोज किसने किया था, याद रखिएगा कि पेनिसिलिन का खोज किसने किया था दोस्तों, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का खोज किया था, ठीक है। तो सवाल क्या है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल है कि एक लंबे अंतराल के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई, याद रखिएगा मैत्री एक्सप्रेस चलाई गई। कौन सी एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस। सवाल क्या कर रहा है कि एक लंबे अंतराल के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई थी, ये चलाई गई थी दोस्तों मैत्री एक्सप्रेस। ये जो समझौता एक्सप्रेस है ये भारत और पाकिस्तान के बीच चलाया जाता है, किसके बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा गाड़ी चलता है दोस्तों, कौन सी रेलगाड़ी, भारत और पाकिस्तान के बीच ये चलता है समझौता एक्सप्रेस। पाकिस्तान के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलती है, समझौता एक्सप्रेस। अगर हम बात करते हैं कि सद्भावना एक्सप्रेस जो है ये दिल्ली से सुल्तानपुर तक चलती है, कहां से चलती है, दिल्ली से लेकर सुल्तानपुर, याद रखिएगा कि सुल्तानपुर तक चलती है कौन दोस्तों, ये चलती है सद्भावना एक्सप्रेस। अगर हम बात करते हैं कि समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलता है, मैत्री एक्सप्रेस ये भारत और बांग्लादेश के बीच में चलता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो लंबे समय अंतराल के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई थी, तो मैत्री एक्सप्रेस। बांग्लादेश की राजधानी क्या है दोस्तों, तो ढाका, याद रखिएगा बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका, इसकी जो मुद्रा है ये टका है, याद रखिएगा टका इसकी मुद्रा है। वर्तमान में इसके प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों, तो शेख हसीना जो है वर्तमान में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं। बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा सीमा भारत के कौन सा राज्य साझा करता है, वह दोस्तों वेस्ट बंगाल, याद रखिएगा पश्चिम बंगाल जो है बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 10 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल है कि महावीर का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था, याद रखिएगा महावीर को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा कि महावीर को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है, याद रखिएगा जैन धर्म का संस्थापक कौन है दोस्तों, महावीर को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है, याद रखिएगा। देखिए ये 24वें तीर्थंकर थे, याद रखिएगा दोस्तों महावीर जो थे ये 24वें तीर्थंकर थे, याद रखिएगा दोस्तों कौन थे, महावीर जो थे ये 24वें तीर्थंकर थे, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं कि 23वें तीर्थंकर कौन थे दोस्तों, याद रखिएगा 23वें तीर्थंकर थे, याद रखिएगा पार्श्वनाथ, याद रखिएगा पार्श्वनाथ जो थे दोस्तों ये 23वें तीर्थंकर थे। अगर हम बात करते हैं कि प्रथम कौन थे दोस्तों, प्रथम तीर्थंकर वो थे दोस्तों ऋषभ देव, याद रखिएगा ऋषभ याद रखिएगा ऋषभ देव जो थे, ऋषभ देव। अगर हम बात करते हैं कि ऋषभ देव, ठीक है, देखिए दोस्तों ऋषभ देव जो थे ये प्रथम तीर्थंकर थे। अगर हम बात करते हैं
कि 24वें तीर्थंकर कौन थे दोस्तों, ये महावीर थे। अगर हम बात करते हैं कि महावीर का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था, ये वैशाली जिला में हुआ था। याद हुआ कब हुआ था, ये हुआ था 540 ईसा पूर्व में हुआ था। याद रखिएगा कि 540 ईसा पूर्व में किनका जन्म हुआ था, ये जन्म हुआ था दोस्तों और महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। कहां हुआ था, वैशाली में हुआ था। इनकी जो मृत्यु हुई थी ये पावापुरी में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। अगर हम बात करते हैं कि महावीर का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था, वैशाली में हुआ था, 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म के संस्थापक थे। अगर हम बात करते हैं कि 24वें तीर्थंकर कौन थे दोस्तों, तो 24वें जो तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी थे। 23वें कौन थे, पार्श्वनाथ थे। याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं कि प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभ देव जो थे ये प्रथम तीर्थंकर थे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल 11 नंबर सवाल है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहां हुआ था। याद रखिएगा प्रथम बौद्ध संगीति कहां हुआ था दोस्तों, तो राजगिरी में। याद रखिएगा कि राजगिरी में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुआ था, याद रखिएगा द्वितीय बौद्ध संगीति। ठीक है, द्वितीय कहां हुआ था, वैशाली में। तृतीय अगर बात करते हैं कि तृतीय बौद्ध संगीति कहां हुआ था, तो पाटलिपुत्रा में हुआ था। और चतुर्थ जो हुआ था ये कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। याद रखिएगा चतुर्थ कुंडलवन कहां पड़ता है दोस्तों, जम्मू कश्मीर, यानी कि जेके जम्मू कश्मीर में कुंडलवन पड़ता है। तो सवाल क्या है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहां हुआ था, प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में हुआ था, द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था, तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र। अगर चतुर्थ बात करें, चतुर्थ बौद्ध संगीति कहां हुआ था, ये जम्मू कश्मीर कुंडलवन में हुआ था, जो कुंडलवन जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल है कि अहमदाबाद शहर किस नदी के किनारे स्थित है। क्या दोस्तों सवाल क्या है कि अहमदाबाद जो शहर है, ये अहमदाबाद शहर है दोस्तों, ये गुजरात में स्थित है। कहां स्थित है, गुजरात में स्थित है अहमदाबाद शहर। अगर हम बात करते हैं कि अहमदाबाद शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये दोस्तों साबरमती नदी। याद रखिएगा। और साबरमती नदी के किनारे ही साबरमती आश्रम का स्थापना किया गया था। याद रखिएगा साबरमती आश्रम। ठीक है, साबरमती आश्रम का जो स्थापना हुआ था दोस्तों, ये कब हुआ था, साबरमती आश्रम का स्थापना जो हुआ था, ये स्थापना कब हुआ था दोस्तों, तो स्थापना हुआ था 1916 में हुआ था। कब हुआ था, 1916 में। किसके द्वारा किया गया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा महात्मा गांधी के द्वारा यह स्थापना किया गया था। याद रखिएगा महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम का जो स्थापना है ये साबरमती नदी के किनारे हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। कब हुआ था, 1916 में हुआ था साबरमती आश्रम का स्थापना। ठीक है, गोमती नदी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो है, जिसे हमको नवाबों का शहर कहा जाता है, लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों। क्षिप्रा नदी उज्जैन। याद रखिएगा उज्जैन। ठीक है, उज्जैन जो है दोस्तों, उज्जैन जो है, उज्जैन किस नदी किनारे स्थित है, उज्जैन क्षिप्रा नदी किनारे स्थित है। अगर हम बात करते हैं मदुरई, मदुरई जो है दोस्तों वैगई नदी किनारे स्थित है। आपको ध्यान रखना है कि मदुरई जो है, मदुरई, ठीक है, मदुरई जो है दोस्तों ये किस नदी किनारे स्थित है, मदुरई ये स्थित है दोस्तों वैगई नदी किनारे स्थित है मदुरई। सवाल था कि अहमदाबाद शहर किस नदी किनारे स्थित है, ये साबरमती नदी किनारे स्थित है अहमदाबाद शहर। अगर हम बात करते हैं कि साबरमती नदी किनारे ही साबरमती आश्रम का स्थापना हुआ था। किसके द्वारा किया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 1916 में किया गया था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अहमदाबाद कहां पड़ता है, गुजरात में। अगर हम बात करते हैं कि गोमती नदी ये लखनऊ के किनारे स्थित है, क्षिप्रा नदी उज्जैन के किनारे स्थित है, साबरमती नदी अहमदाबाद। अगर हम बात करते हैं कि वैगई नदी जो है ये मदुरई के किनारे स्थित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल है कि बिहू, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों, तो बिहू जो है ये असम का है। याद रखिएगा बिहू जो है असम राज्य का लोक नृत्य है। आपको ध्यान रखना है, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी असम जो है ये बिहू लोक नृत्य है। अगर हम बात करते हैं कर्नाटक का लोक नृत्य क्या है दोस्तों, यक्षगान। याद रखिएगा यक्षगान जो है कर्नाटक का लोक नृत्य है। ठीक है, केरल का कौन कौन से दोस्तों, तो मोहिनी अट्टम और कथकली। याद रखिएगा मोहिनी अट्टम। ठीक है, मोहिनी अट्टम जो है याद रखिएगा दोस्तों, और एक कथकली। ठीक है, कथकली याद रखिएगा दो, एक मोहिनी अट्टम कथकली जो केरल का लोक नृत्य है। अगर हम बात करते हैं कि आंध्र प्रदेश यानी कुचिपुड़ी। ठीक है, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी दोस्तों ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। याद रखिएगा। उसके बाद असम का कौन सा दोस्तों, तो बिहू जो है असम का लोक नृत्य है। आपको ध्यान रखना है। कर्नाटक राजधानी का दोस्तों बेंगलुरु, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, आंध्र प्रदेश का अमरावती, असम की राजधानी क्या हो जाएगा दोस्तों दिसपुर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
कि बिहू असम का लोक नृत्य है, कर्नाटक का लोक नृत्य क्या है दोस्तों, यक्षगान, आपको ध्यान रखना है। और मोहिनीअट्टम, उसके बाद कथकली क्या है दोस्तों, केरल का है। अगर हम बात करते हैं कि भरतनाट्यम, एक भरतनाट्यम जो होता है तो तमिलनाडु का लोक नृत्य है, ठीक है। आंध्र प्रदेश का क्या हो जाएगा, कुचिपुड़ी, और असम का तो ये बिहू है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 14 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है दोस्तों, 9 जनवरी, 10 जनवरी, 23 जनवरी, 24 जनवरी। तो भारतीय प्रवासी दिवस जो है ये 9 जनवरी को मनाया जाता है, भारतीय प्रवासी दिवस। याद रखिएगा कि भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, याद रखिएगा भारतीय प्रवासी दिवस जो मनाया जाता है ये 9 जनवरी को मनाया जाता है, भारतीय प्रवासी दिवस। अगर हम बात करते हैं कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा विश्व हिंदी दिवस, ठीक है दोस्तों। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है दोस्तों 10 जनवरी को, और सिर्फ हिंदी दिवस तो 14 सितंबर को। याद रखिएगा हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, याद रखिएगा 14 सितंबर, ठीक है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस, और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है दोस्तों, तो पराक्रम दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, याद रखिएगा पराक्रम दिवस जो मनाया जाता है वो 23 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारतीय प्रवासी दिवस को मनाया जाता है 9 जनवरी को। अगर हम बात करते हैं कि 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है दोस्तों, तो 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। याद रखिएगा कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस, ठीक है। याद रखिएगा कि राष्ट्रीय बालिका दिवस जो मनाया जाता है कि 24 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। तो भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को। इनका जो जन्म हुआ था सुभाष चंद्र बोस जी का 23 जनवरी 1897 को हुआ था। कहां हुआ था, उड़ीसा के कटक में हुआ था, ठीक है। इसीलिए 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है 15 नंबर सवाल कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय स्थित है ये स्थित है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। कहां स्थित है, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। अगर हम बात करते हैं यूएनओ, ठीक है, यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना कब हुआ था दोस्तों, इसका जो स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था यूएनओ का स्थापना। अगर हम बात करते हैं कि इसका जो मुख्यालय स्थित कहां है दोस्तों, यूएनओ का इसका मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि न्यूयॉर्क जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है, न्यूयॉर्क जो है दोस्तों ये हडसन नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं वाशिंगटन डीसी, ये अमेरिका की राजधानी है दोस्तों, वाशिंगटन डीसी, आपको याद रखना है। डीसी का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है। ये वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है, आपको ध्यान रखना है, अमेरिका की राजधानी, ठीक है। अमेरिका की राजधानी क्या दोस्तों, वाशिंगटन डीसी, और वाशिंगटन डीसी में नासा का मुख्यालय स्थित है। याद रखिएगा नासा, NASA, ठीक है, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये नासा का फुल फॉर्म होता है। इसका स्थापना हुआ था दोस्तों, आपको याद रखना है, इसका जो नासा का जो स्थापना हुआ था ये 1958 को हुआ था। कब हुआ था, 1958 को नासा का स्थापना हुआ था। नासा का जो मुख्यालय स्थित है ये वाशिंगटन डीसी में स्थित है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जेनेवा में किसका मुख्यालय स्थित है दोस्तों, WHO का, याद रखिएगा WHO, WTO और ILO, ठीक है। WHO, WTO और ILO का जो तीनों का जो मुख्यालय स्थित है ये कहां स्थित है, जेनेवा में स्थित है। अगर हम बात करते हैं WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO का फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। WHO का स्थापना कब हुआ था, 7 अप्रैल 1948 को, इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है। WTO का स्थापना हुआ था 1995 को, और ILO का जो स्थापना हुआ था ये 1919 में हुआ था। कब हुआ था, 1919 में ILO का स्थापना हुआ था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ज्यूरिख, ज्यूरिख जो है दोस्तों फीफा का मुख्यालय कहां स्थित है, याद रखिएगा फीफा का जो मुख्यालय स्थित है ये ज्यूरिख में स्थित है। याद रखिएगा ज्यूरिख में फीफा का मुख्यालय स्थित है। लुसाने, याद रखिए दोस्तों लुसाने जो स्विट्जरलैंड में स्थित है। याद रखिएगा ओलंपिक, अगर हम बात करते हैं फीफा का मुख्यालय कहां स्थित है, ज्यूरिख में स्थित है। लुसाने कहां पड़ता है दोस्तों, ये स्विट्जरलैंड में पड़ता है। याद रखिएगा स्विट्जरलैंड में लुसाने पड़ता है, ठीक है। ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां स्थित है, लुसाने, स्विट्जरलैंड। लुसाने में ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्थित है, याद रखिएगा दोस्तों
ठीक है। सवाल क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां स्थित है? तो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 16 नंबर सवाल। 16 नंबर सवाल है सार्क का सबसे नया सदस्य देश कौन है दोस्तों? याद रखिएगा, अफगानिस्तान, ठीक है। सार्क का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? सार्क का जो स्थापना यह हुआ था ये 1985 में हुआ था। कब हुआ था? 1985। इसमें टोटल कितना देश शामिल है? याद रखिएगा, इसमें टोटल 8 देश शामिल है, ठीक है। कौन कौन सा? तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, ठीक है दोस्तों, मालदीव अगर हम बात करते हैं, श्रीलंका, ठीक है, नेपाल, चाइना। यहां पर नंबरिंग कर देता हूं। सबसे पहला हो जाएगा भारत, ठीक है, याद रखिएगा भारत। दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों? नेपाल, ठीक है, भारत, नेपाल। तीसरा क्या हो जाएगा? चीन, ठीक है, चीन। चौथा क्या हो जाएगा? पाकिस्तान, याद रखिएगा पाकिस्तान। अगर हम बात करते हैं, पांचवा क्या हो जाएगा दोस्तों? बांग्लादेश, याद रखिएगा बांग्लादेश, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, अगला क्या हो जाएगा दोस्तों? छठा क्या हो जाएगा? छठा हो जाएगा भूटान, ठीक है, भूटान। अगर हम बात करते हैं सातवां के बारे में, सातवां नंबर पर क्या हो जाएगा? सातवें नंबर पर अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, याद रखिएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है दोस्तों ये नया देश जुड़ा है, याद रखिएगा। और आठवां क्या हो जाएगा? अगर हम बात करते हैं नेपाल, भारत, नेपाल, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और एक मालदीव, याद रखिएगा मालदीव की राजधानी क्या हो जाएगा दोस्तों? माले, ठीक है। ये है टोटल 8 देश। ये सार्क का सबसे नया सदस्य देश कौन है दोस्तों? ये अफगानिस्तान। इसकी राजधानी क्या है दोस्तों? काबुल जो है अफगानिस्तान की राजधानी है। अगर हम बात करते हैं कि पाकिस्तान की राजधानी क्या है दोस्तों? इस्लामाबाद। अगर हम बात करते हैं कि पाकिस्तान के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? इस्लामाबाद, ठीक है, ये पाकिस्तान की राजधानी है। पाकिस्तान के वर्तमान में प्रधानमंत्री है दोस्तों शहबाज शरीफ, याद रखिएगा शहबाज जो शरीफ है ये वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, शरीफ, ठीक है, शहबाज शरीफ वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। भूटान की राजधानी क्या हो जाएगी दोस्तों? थिम्पू, ठीक है, याद रखिएगा थिम्पू जो वर्तमान में भूटान के कौन है दोस्तों? भूटान की राजधानी है थिम्पू, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सार्क का सबसे नया सदस्य देश कौन है दोस्तों? तो सार्क का सबसे नया सदस्य दोस्तों याद रखिएगा, सार्क का सबसे नया सदस्य देश है कौन है दोस्तों? तो वो है दोस्तों अफगानिस्तान। अगर हम बात करते हैं, अगला सवाल देखेंगे, ठीक है। देखिए सार्क का स्थापना कब हुआ था? 1985 में हुआ था, याद रखिएगा। इसमें सदस्य देश कितना है? 8 है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है 17 नंबर सवाल, ठीक है। 17 नंबर सवाल है आपके सामने कि पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो पटना हाई कोर्ट की जो स्थापना हुआ दोस्तों ये 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में। एक और अधिवेशन भी हुआ था दोस्तों, लखनऊ अधिवेशन। ये भी आपको ध्यान रखना है कि लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? लखनऊ अधिवेशन, ठीक है, लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों? 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, यह भी आपको ध्यान रखना है। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है, याद रखिएगा मजूमदार जो थे दोस्तों, अंबिका चरण मजूमदार, ये लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। ये आपको ध्यान रखना है कि अध्यक्षता किसने किए थे? अध्यक्षता जो किए थे किसने किया था? अंबिका चरण मजूमदार। ये लखनऊ अधिवेशन भी 1916 में हुआ था। और पटना हाई कोर्ट की जो स्थापना हुआ था ये 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में। अगर हम बात करते हैं 1917 में क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह, याद रखिएगा कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? गांधी जी का सबसे पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह हुआ था दोस्तों। कब? 1917 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। 1919 में क्या हुआ दोस्तों? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड, यानी और 1919 में मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी हुआ था। 1919 में ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब हुआ था? ये 1919 में हुआ था। 1920 की अगर हम बात करते हैं कि 1920 में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन हुआ था। याद रखिएगा कि असहयोग आंदोलन, ठीक है, असहयोग आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? तो असहयोग जो आंदोलन हुआ था ये 1920 में हुआ था, ठीक है। और असहयोग आंदोलन को स्थगित कब कर दिया गया था? 1922 में स्थगित कर दिया गया था असहयोग आंदोलन को। कौन सी घटना के बाद? तो चौरा चौरी घटना के बाद, जो 5 फरवरी 1922 को हुआ था, जिसमें करीब 22 लोग मारे गए थे, ठीक है। इस घटना के बाद 1920 के बाद यानी कि 1922 में इसका असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया गया था? स्थगित कर दिया गया था। अगर हम बात करते हैं 1919 के बारे में, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड, मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, ये भी 1919 में हुआ था, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। 3 कठिया पद्धति यानी कि 3/20, ठीक है, 3 कट्ठा पर नील की खेती उपजाने को होता था। नील की खेती उपजाने के बाद खेत बंजर हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो जिसके बाद राजकुमार शुक्ल ने चंपारण में गांधी जी को बुलवाए थे, ठीक है, सत्याग्रह हुआ था, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, ठीक है।
1916 में क्या हुआ था दोस्तों, पटना हाईकोर्ट की स्थापना हुआ था, याद रखिएगा। और लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, 1916 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था, अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 18 नंबर सवाल, 18 नंबर सवाल है कि बिहार में कुल कितने प्रमंडल है दोस्तों, याद रखिएगा। बिहार में टोटल 9 प्रमंडल है, याद रखिएगा। बिहार में कितने प्रमंडल है, 9 प्रमंडल है। अगर हम जिला की बात करते हैं, बिहार में प्रमंडल जो है दोस्तों, याद रखिएगा, बिहार में कितने प्रमंडल है, बिहार में 9 प्रमंडल है। अगर हम बात करते हैं कि जिला कितना है दोस्तों, बिहार में जिला है 38। सबसे नया जिला कौन सा है दोस्तों, अरवल जो है, ये सबसे नया जिला है, याद रखिएगा। अरवल क्या है, सबसे नया जिला। बिहार का स्थापना कब हुआ था, 22 मार्च 1912 को, याद रखिएगा। 22 मार्च 1912 को बिहार का स्थापना हुआ था, इसलिए 22 मार्च को बिहार दिवस, याद रखिएगा, बिहार दिवस 22 मार्च को। उसके बाद 22 मार्च को जल दिवस भी मनाया जाता है, याद रखिएगा। जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को, और बिहार दिवस 22 मार्च को। ठीक है दोस्तों, तो प्रमंडल कितने हैं, 9 है। जिला कितना है दोस्तों, 38 जिला है। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे नया जिला कौन सा है, अरवल है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि बिहार से ओडिशा कब अलग हुआ था, याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1936 को। ठीक है दोस्तों, 1 अप्रैल 1936 को बिहार से कौन अलग हुआ था दोस्तों, ये ओडिशा अलग हुआ था, याद रखिएगा। यानी ओडिशा का स्थापना कब हुआ था, 1 अप्रैल 1936 को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था, तो बिहार से जो झारखंड है ये 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था, याद रखिएगा। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड का स्थापना हुआ था, याद रखिएगा। झारखंड का स्थापना कब हुआ था दोस्तों, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है 19 नंबर सवाल। 19 नंबर सवाल है कि पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत है, याद रखिएगा कि आयरन के। ठीक है, यानी कि पालक के पत्ते में सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है, सबसे ज्यादा लोहा पाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। आयरन का संकेत क्या होता है, आयरन का संकेत यानी लोहा का संकेत Fe होता है। इसका परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर जो होता है ये 26 होता है। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों, रेटिनॉल, याद रखिएगा। रेटिनॉल जो है ये विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। अगर हम बात करते हैं कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है दोस्तों, गाजर, याद रखिएगा। और गाजर में कौन सा क्या पाया जाता है, कैरोटीन पाया जाता है, याद रखिएगा। कैरोटीन पाया जाता है गाजर में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सवाल क्या था, सवाल है कि पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत है, ये आयरन के हैं, यानी कि सबसे ज्यादा पालक के पत्ते में लोहा पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं कि परमाणु संख्या क्या होता है, 26 होता है। ठीक है, विटामिन ई, ठीक है, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, टेकोफिरॉल, याद रखिएगा, टेकोफिरॉल। ठीक है, टेकोफिरॉल जो ये विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। अगर हम बात करते हैं कि विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बांझपन होता है, याद रखिए दोस्तों, बांझपन। ठीक है, बांझपन जो ये विटामिन ई की कमी से होता है। अगर हम बात करते हैं कि कैरोटीन, ठीक है, गाजर में क्या पाया जाता है दोस्तों, कैरोटीन पाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा, गाजर में क्या पाया जाता है, कैरोटीन पाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत है, ये आयरन के प्रबल स्रोत है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 20 नंबर सवाल। 20 नंबर सवाल है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 1764 को, याद रखिएगा। 1764 को मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था, यानी कि बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ था। कब हुआ था, 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ था। अगर पूछेगा प्लासी का युद्ध कब हुआ था, याद रखिएगा 1757 को। ठीक है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों, 1757 को हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, याद रखिएगा 1576 को, हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, कब हुआ था दोस्तों, 1576 को हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। आपको ध्यान रखना है, 1576 हल्दी घाटी का युद्ध, 1757 को प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध 1764 को हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1561 को, द्वितीय युद्ध 1526 को प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों पानीपत का। दूसरा युद्ध कब हुआ था, 1556 में हुआ था। तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, कुछ कुछ युद्ध है जो आपको याद रखना है। तो सवाल क्या था, बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ था बक्सर का युद्ध, जो 1764 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला 22 नंबर सवाल है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, याद रखिएगा। भारत की जो सबसे लंबी नदी वो गंगा नदी है दोस्तों। इसकी लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर। कितना है, 2525 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी लंबाई किसकी, तो भारत की सबसे लंबी नदी यानी गंगा नदी की जो लंबाई है ये 2525 किलोमीटर है। और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में, तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यमुना यानी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है दोस्तों, तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना, याद रखिएगा। यमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, गोदावरी नदी की जो लंबाई है 1465 किलोमीटर। कितना है,
1465 किलोमीटर गोदावरी नदी की लंबाई है। ये आपको याद रखना है कि गोदावरी नदी की लंबाई कितना है, 1465 किलोमीटर। ये कहां से निकलता है, तो त्रिम्बकम यानी कि नासिक के त्रिम्बकम से निकलती है। ठीक है, गोदावरी नदी पूछेगा कि गोदावरी किस शहर किनारे स्थित है, तो नासिक शहर के किनारे स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा नासिक के किनारे स्थित है गोदावरी नदी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है 23 नंबर सवाल। 23 नंबर सवाल है कि डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना कब हुआ था डीआरडीओ का, याद रखिएगा इसका जो स्थापना हुआ था इन 1958 को हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। 1958 को डीआरडीओ का स्थापना हुआ था। डीआरडीओ का फुल क्या होता है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि डीआरडीओ का मुख्यालय कहां स्थित है, याद रखिएगा श्रीहरिकोटा में। याद रखिएगा श्रीहरिकोटा में डीआरडीओ का मुख्यालय स्थित है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा डीआरडीओ का मुख्यालय कहां स्थित है, श्रीहरिकोटा। अगला है 24 नंबर सवाल कि रक्त का पीएच मान होता है, तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, पीएच मान का खोज किसने किया था, सोरेनसन ने किया था, याद रखिएगा सोरेनसन। ठीक है, सोरेनसन ने पीएच पैमाने का खोज किया था। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, याद रखिएगा पावर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है दोस्तों, ये पीएच का फुल फॉर्म होता है। अगर हम बात करते हैं, ये 0 से लेकर कितने तक होता है दोस्तों, 14 तक होता है। बीच में क्या होता है 7। 7 से कम होगा तो ये क्या होगा दोस्तों, अम्लीय होगा, याद रखिएगा 7 से कम होगा तो अम्लीय, और 7 से अधिक होगा तो क्या होगा दोस्तों, ये क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय। जैसे कि रक्त का पीएच मान कितना होता है 7.4, तो 7 से अधिक है, कितना अधिक है 0.4 अधिक है, तो ये क्या हो जाएगा, रक्त हो जाएगा क्षारीय। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये अगर होगा 7, अगर होगा दोस्तों 7 होने पर क्या होता है, ये उदासीन हो जाता है। क्या हो जाता है, उदासीन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पानी का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। पानी क्या है दोस्तों, ये उदासीन है। अगर हम बात करते हैं कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मूत्र का पीएच मान लगभग 6.6 से लेकर 6.4 लेकर 6.6 तक होता है। ठीक है, मूत्र का पीएच मान, ये आपको ध्यान रखना है। दूध का पीएच मान लगभग 6 में आता है दोस्तों। ठीक है, तो रक्त का पीएच मान कितना होता है 7.4। पीएच का पीएच पैमाने खोज किसने किया था, सोरेनसन ने किया था। पीएच का फुल फॉर्म पावर ऑफ हाइड्रोजन। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 25 नंबर सवाल और आज का लास्ट सवाल। ब्लड बैंक कहलाता है, तो पलीहा को, याद रखिएगा पलीहा को क्या कहा जाता है दोस्तों, ब्लड बैंक कहा जाता है। ठीक है, पलीहा को क्या कहा जाता है, ब्लड बैंक कहा जाता है पलीहा को। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, आज हम टोटल 25 सवालों को डिस्कस कर चुके हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।